गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक हो? तो कक्षा 8 निकाल लीजिए, हिंदी बसंत बागथरी बुक निकाल लीजिए अपने। आज अपने 3 लेसन इसके हो गए, तीनों लेसन के क्वेश्चन आंसर हो गए, ठीक है। और आज इसका चौथा लेसन है दीवानों की हस्ती। ये भगवती चरण वर्मा की कविता है। तो 4 नंबर निकाल लीजिए लेसन, ये भगवती चरण वर्मा की, ठीक है। तो फटाफट ऑनलाइन आ जाइए। तो अपने स्टार्ट करते हैं भगवती चरण वर्मा की दीवानों की हस्ती, ठीक है। तो पहली पंक्ति निकाल लीजिए अपनी, देखिए। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ठीक है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, ठीक है। तो दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में आप इसकी सहप्रसंग व्याख्या करोगे। सहप्रसंग व्याख्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे, ठीक है, कि प्रस्तुत कविता है वो पाठ्य पुस्तक हिंदी बसंत बागथरी के, ठीक है, दीवानों की हस्ती नामक कविता में से ली गई है, पंक्तियां ली गई है, ठीक है। तो अपनी व्याख्या स्टार्ट करोगे इसमें। व्याख्या में आप क्या लिखोगे कि इसमें दीवानों की हस्ती कविता की इन पंक्तियों में दीवानों की हस्ती की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि, ठीक है। आगे व्याख्या स्टार्ट कर देंगे। दीवानों की हस्ती इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती, ध्यान देना, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो कवि इसमें कहते हैं कि दीवानों की हस्ती नहीं होती, ठीक है। और अर्थात वे क्या करते हैं, कोई किसी प्रकार का घमंड अभिमान नहीं करते, ठीक है। वे बहुत बड़े आदमी होते हैं और न ही इन्हें किसी चीज़ों से कोई मलाल होता है, ठीक है। मस्त होते हैं, मस्त मौला यानी कि फक्कड़ स्वभाव के होते हैं, ठीक है। कवि खुद भी क्या इस कविता में एक दीवाना है, ठीक है, यानी कि वो मस्त है, उसे इस संसार से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। वह अपनी मस्ती में मगन रहता है और उसकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि इसमें कहता है कि उसकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम नहीं टिक पाता, ठीक है। और वह धूल की तरह उन्हें छू मंतर हो जाता है, यानी उसको गम किसी प्रकार का नहीं है, ठीक है। अब दूसरी पंक्तियां, दूसरा पैरा देखिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बहकर बन चले अभी। अब कवि इसमें दीवानों की हस्ती में कवि इन पंक्तियों में कहता है कि दीवाने लोग होते हैं वो मस्त मौला लोग होते हैं, फक्कड़ स्वभाव के होते हैं, ठीक है। और वो दीवाने होते हैं जो कवि इसमें खुद अपने आप को दीवाना कहते हैं कि जो दीवाने होते हैं, जो मस्त मौला होते हैं, जो फक्कड़ स्वभाव के होते हैं, वो लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोगों में क्या खुशियाँ भर देते हैं, यानी कि खुशी का माहौल है वो उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। और तो सब लोग काफ़ी क्या है, सुखी होते हैं। लेकिन जब वो दीवाने यानी कि कवि या कोई जो मस्त मौला स्वभाव के जो लोग होते हैं, जब वो वहाँ से चलने लगते हैं तो लोग क्या है, काफ़ी दुखी होते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता कि वो लोग कब आए और कब चले गए। इस प्रकार कवि कह रहा है कि एक जगह टिक कर रखना, एक जगह स्थिर रहना उनका स्वभाव नहीं है, यानी कि वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए वो अलग अलग जगह पर क्या है, जाते हैं। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। अब दीवानों की हस्ती में कवि कहता है कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ ठहरूंगा,
ठीक है। और मुझे तो बस चलते रहना, इसलिए मैं क्या निरंतर चलते जा रहा हूँ, ठीक है। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे, नहीं सर आगे देखिए, जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहता है कि मैंने इस दुनिया में कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, यानी कि मैंने इस दुनिया के लोगों के बीच में रहकर कुछ ज्ञान प्राप्त किया है और उस ज्ञान को मैं लोगों के अंदर बांटना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं उस ज्ञान को बाकी सब लोगों को बांटना चाहता हूँ, इसलिए वो क्या है, मुझे निरंतर आगे चलते रहना है, ठीक है। आगे पैरा देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, ठीक है। इस दीवानों की हस्ती की इन कविता में, दीवानों की हस्ती की कविता में इन पंक्तियों में, दीवानों की हस्ती की इन पंक्तियों में कवि कहता है, ऐसे स्टार्ट करने के लिए व्याख्या, कवि कहता है कि वो जहां भी जाते हैं लोगों में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। वो जहां भी जाते हैं लोगों के अंदर क्या है, घुल मिल जाते हैं और उन्हें उनके सुख दुख बांटते हैं, ठीक है। लोगों के सुख दुख में वो उनके क्या साथ आते हैं, उनके सुख दुख को बांटते हैं। कभी सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, कभी की क्या सुख और दुख की दोनों भावनाएं क्या एक समान रखता है, वो ना तो कभी दुखी होता है ना ज़्यादा कभी वो सुखी रहता है, ठीक है। दोनों भावनाओं को क्या मिश्रण है उसमें, इसलिए वो दोनों परिस्थितियों में शांत रहकर क्या है, सहन कर लेता है। इस तरह कभी अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख बांटते हैं, ठीक है। कभी जहाँ भी जाता है मार्ग में रुकता है और लोगों के सुख दुख को क्या आपस में मिल बैठ करके क्या बांटता है और वो निरंतर आगे चलता रहता है, ठीक है। आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब दीवानों की हस्ती इस कविता में या इस पंक्ति में कवि कहता है कि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है, ये दुनिया क्या है, स्वार्थी है, ठीक है। और लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि बस भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कवि खुद कहता है कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार है वो लुटाया है, ठीक है। और लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत उसने क्या एहसास भी कराया है, ठीक है। उन्होंने जीवन में, अब आगे कहता है कि हम एक निशानी ऊपर लिए ले असफलता का भार चले। कवि कहता है कि जीवन में उन्हें कई बार असफलताओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो क्या है, घबराए नहीं, ठीक है। लेकिन उनका बोझ कभी एक दूसरे व्यक्ति पर नहीं डाला। इस तरह कभी अपने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामयाबी का भार हमेशा स्वयं ही उठाया है, ठीक है। अब अपना और पराया क्या, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहने वाले नहीं, अब अपना और पराया क्या, इसमें लास्ट पंक्ति, लास्ट इसकी जो पंक्तियां हैं, पद है वो देखिए, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, ठीक है। कवि दीवानों की हस्ती की इस दुनिया पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब उनके लिए इस दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है, ठीक है। दीवानों की हस्ती नामक इन पंक्तियों में कवि कहता है कि इस दुनिया में अब उनके लिए न तो कोई अपना है न कोई पराया है, ठीक है। जो लोग एक मंजिल पाकर वहीं ठहर जाना चाहते हैं, कवि उनको वहां रुकने का आशीर्वाद देता है कि आप लोग यहीं रुकिए। कभी खुद एक जगह बंधन में बंधकर नहीं रहना चाहता, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब कवि इसमें कहते हैं कभी खुद एक जगह पर बंधना नहीं रहना चाहता, इसलिए उन्होंने अपने सारे संसारिक जितने भी बंधन थे, यानी मोह माया थी, जितने भी संसारिक, वो सब के सब बंधन उन्होंने तोड़ दिए और अब अपने जो चुना हुआ रास्ता है, अब जो उन्होंने अपना रास्ता चुना है उस पर वो निरंतर क्या है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए वो अपने जीवन में खुश हैं और संतुष्ट हैं, ठीक है। अब आपको इन पंक्तियों का भावार्थ समझ में आ गया होगा, अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत ही अच्छी कविता है, खड़ी बोली के अंदर है, बिल्कुल सरल कविता है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, जो क्वेश्चन आंसर है इसमें
अभ्यास प्रश्न, इसके अभ्यास प्रश्न देखिए। अब इसके जो कविता से आगे अभ्यास प्रश्न है, कविता से आगे या कविता से, ठीक है, कविता से अभ्यास प्रश्न, अभ्यास प्रश्न। ये आपके 3 प्रश्न है, ठीक है, 3 प्रश्न है जो अपने अभी कर लेते हैं, छोटे से हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कवि ने अपने आने को उल्लास, कवि ने अपने, ये जो आपका पेरा है, दूसरा पेरा, उसके अंदर से प्रश्न उठाया गया है। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो अब इसका उत्तर आप लिखोगे कि कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों में क्या है, मस्ती और खुशी छा जाती है। कवि जहाँ भी जाता है तो लोगों में क्या है, निराशा दूर हो जाती है और मस्ती का आलम या मस्ती का माहौल छा जाता है। कवि, इससे कवि प्रसन्न है, लेकिन अब कवि किसी जगह को छोड़कर जाने लगता है। जब कवि वहाँ लोगों के बीच रहता है 2-4 दिन के लिए, उसके बाद में कवि जब उनको छोड़ कर के जाने के लिए कहता है तो तब लोग दुखी हो जाते हैं, और ऐसी जब विदाई की घड़ी आती है तो उसमें लोग क्या, आंसू बहाने लगते हैं। इसलिए कवि ने अपने जाने को आंसू बनकर बह जाना ही कहा। आने को उल्लास का, क्योंकि जब कवि लोगों के बीच में आता है तो खुशियों का माहौल छा जाता है, सब लोग मस्त हो जाते हैं, और जब कवि जाता है तो उनकी विदाई की घड़ी में सब लोग क्या है, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए कवि ने जाने को क्या कहा है, आंसू बनकर बह चले कहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता के एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? अब इसका उत्तर अपने को ध्यान देना है कि क्या वह निराश है या प्रसन्न है। कवि कहता है कि ये स्वार्थी दुनिया इतनी लालची है कि अपने कभी स्वार्थ भाव से कुछ देना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं। कवि कहता है कि ये दुनिया क्या है, मतलबी दुनिया, स्वार्थी है, अभिमानी दुनिया है, इन्होंने कभी लोगों को कुछ देना सीखा ही नहीं, ठीक है। लेकिन कवि जिंदगी भर लोगों को अपना सच्चा प्यार लुटाते हैं, सबको अपना समझते हैं, ठीक है, लेकिन दुनिया ने इसे बदले में प्यार नहीं दिया। कवि कहता है कि मैंने लोगों को प्यार दिया, खुशियाँ दी उनको, लेकिन बदले में लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। इसी वजह से कवि क्या, निराश है, और कवि उसे लगता है कि वह लोगों के मन में प्रेम और खुशियाँ का बीज बोने में असफल रह गया, ठीक है। यही इसका आंसर करना है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें कविता में से कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? ये जो आपको अभी कविता पढ़ाई है मैंने, ये जो अभी आपको मैंने कविता पढ़ाई है, इसमें आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखोगे कि इस कविता में मुझे कवि की जीवन जीने का जो नजरिया है, इस कविता में मुझे कवि का जो जीवन जीने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, वो सबसे अच्छा लगा, ठीक है, वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि कवि है वो दुनिया के इस मोह माया से दूर है और सबको अपना क्या प्यार लुटा रहा है, और जहाँ भी जाता है लोगों में क्या खुशी का वातावरण उत्पन्न कर देता है, ठीक है। कवि जीवन में आने वाले सुख दुख का एक ढंग से सामना करता है। कवि क्या है, अपने जीवन में दुख सुख जो भी आते हैं उनका मिल करके, डट करके, दृढ़ निश्चय होकर के सामना करता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में क्या है, ज़्यादा सुखी रहता है और क्या रहता है, संतुष्ट रहता है, ठीक है। ऐसा कवि, ऐसा क्या व्यक्ति वो अपने जीवन में क्या रहता है, सुखी रहता है और संतुष्ट भी रहता है। तो इसलिए कवि, इसमें मेन बात यही है कि इसमें कवि का जो दृष्टिकोण है, जो जीवन जीने का जो नज़रिया है, वो सबसे अच्छा लगा। ये आपके 3 प्रश्न हो गए, कविता से आगे के 3 प्रश्न हो गए, और इस कविता को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है, व्याख्या कर लेना इसकी, जैसे मैंने बताया आपको प्रसंग, व्याख्या और विशेष, और
तीनों प्रश्न इसके अभ्यास है वो भी कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे 5वां लेसन, कल पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनमोल दुनिया, ठीक है। धन्यवाद।